हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो एज वी नो, आज से हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज इफेक्ट में आ चुके हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसकी की डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ एज यू नो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1860 में आपको देखने को मिलता है, हमने आईपीसी और सीआरपीसी implement किया था. So the three bills are set to replace the IPC of 1860, the CRPC of 1973 and the Indian Evidence Act of 1872. So basically 1860 में हमारे क्रिमिनल लॉज की स्टार्टिंग होती है, तो ब्रिटिश एरा में आपको देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस कर दिया गया है, राइट? सो आईपीसी, सीआरपीसी एंड सीपीसी डन। नाउ अगर हम बात करते हैं 2023 की, सो आईपीसी जो है वो रिप्लेस करता है, सॉरी, जो भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल है वो रिप्लेस करता है आईपीसी को। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, वो रिप्लेस करता है सीआरपीसी 1973 को। ऐसे ही अगर हम भारतीय साक्ष्य बिल की बात करते हैं, वो रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल आपको क्रिमिनल लॉज देखने को मिलते हैं, नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस। नाउ क्या इसकी की डिटेल्स हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, किन किन चीज़ों में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस रहा है, सेडिशन को रिमूव कर दिया गया है लेकिन एक नया लॉ ऐड कर दिया गया है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं प्रपोज्ड क्रिमिनल लॉज जो थे, बेसिकली क्या क्या चेंज किया गया है। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहा गया है, आप देख सकते हैं कि टेकअवेज क्या है इसके। सेडिशन इज डिलीटेड। ना सेडिशन एज अ वर्ड इज नोवेयर रिटन, राइट? आईपीसी में आपको सेडिशन देखने को मिलता था, बट इसको रिमूव कर दिया गया है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक नया लॉ ऐड किया गया है, अनदर प्रोविजन पीनलाइजिंग सेसेशनिज्म। अगर कोई भी ग्रुप सेसेशन मतलब इंडिया से अलग होने की बात कर रहा है, जैसे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलती हैं जिनकी सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है, तो अगर सेसेशन की बात की जा रही है या फिर सेपरेटिज्म या रिबेलियन एंड एक्ट्स अगेंस्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट इन। सेडिशन एज अ वर्ड नहीं है, बट क्या है, एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया है जिसमें अगर सेसेशन की बात की गई है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट किया गया है जो कि हमारी यूनिटी और सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, उसके लिए एक अलग से प्रोविजन बना दिया गया है। ऐसी अगर हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड फॉर मॉब लिंचिंग। यहाँ पर आपको डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट देखने को मिलती है फॉर ऑफेंसेस दैट इज गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग, राइट? अगेन दिस इज द की टेक अवे फ्रॉम दैट। नाउ कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, अब इसके की टेक अवेज क्या है? टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, स्पेशली जब हम क्रिमिनल एक्ट्स की बात करते हैं, उसको जस्टिस मिलने में बहुत साल लग जाते हैं। इवन एक सिविल केस अगर कोई है, उसको भी जस्टिस प्रोवाइड करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। बेसिकली क्या करा होना चाहिए यहाँ पर, जल्दी से जल्दी हम जस्टिस डिलीवर कर पाए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए, उसके लिए जस्टिस सिस्टम को स्पीडियर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर की टेक अवे पहला क्या है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। जो ट्रायल और जजमेंट है, इट शुड बी विद इन 30 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जिस टाइम कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट देना है। तो जस्टिस डिलीवरी को क्विक करने की कोशिश की गई है। ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स टू बी मेड मैंडेटरी। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है। अगेन न्यू चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। 1860s की अगर बात करते हैं, जब आपको आईपीसी देखने को मिलता है, तो उस टाइम डिजिटाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज आपको डिजिटाइजेशन देखने को मिलती है, तो इवन इन द एविडेंसेस आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग्स या वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उसको भी एक एविडेंस माना गया है, राइट? न्यू प्रोविजन, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रोसीजर ऑफ क्राइम्स। यहाँ पर अटैचमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पीएमएल की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को अटैचमेंट करने के लिए भी प्रोविजन दिया गया है।
सो ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं। एनीवेज वी विल रीड इट इन डिटेल। ये हम सिर्फ क्विकली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजर की टेक अवेज आपको क्या देखने को मिलते हैं, राइट नाउ। ऐसे ही अगर हम भारतीय साक्ष्य बिल की बात करते हैं तो बेसिकली ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा ना। इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड। अब पहले क्या होता था? डॉक्यूमेंट्स जो होते थे वो जनरली डिजिटाइज्ड फॉर्म में नहीं, उनको एविडेंस नहीं माना जाता था, उनको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था। सो बेसिकली अब क्या किया गया है कि इवन जो डिजिटल फॉर्मेट्स में आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं उनको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, राइट। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, सो इनको बेसिकली क्या माना जाएगा? दे वुड बी कंसिडर्ड एज डॉक्यूमेंट्स एंड दे वुड बी कंसिडर्ड एज एविडेंसेस, राइट। सो डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट ना। उससे होगा क्या? देखिए जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता था कि एफआईआर में आपको चेंजेस होते हुए दिखते थे। सो बेसिकली यहाँ पर करप्शन के थ्रू यहाँ पर एफआईआर में चेंज कर दिया जाता था, चार्जशीट में चेंज कर दिया जाता था। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि ये जितना भी, चाहे फिर वो डायरी एंट्री हो, चाहे एफआईआर हो, चाहे चार्जशीट, सो बेसिकली चार्जशीट होती क्या है? जितना भी जो भी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर देती है तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। कहाँ पर सबमिट करती है? दैट इज टू द कोर्ट्स, राइट। सो इन्वेस्टिगेशन में लिखा जाता है कि पुलिस ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है ना। बेसिकली जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको चार्जशीट कहा जाता है। सो बेसिकली पहले क्या होता था? जो चार्जशीट्स हैं वो बेसिकली आपको पेपर फॉर्म में देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। सो इसको अब डिजिटाइज किया जाएगा, राइट। सो डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स शैल हैव द सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी एज पेपर रिकॉर्ड्स। सो पहले पेपर रिकॉर्ड्स को एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस माना जाता, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और एविडेंसेस के लिए सबसे पहला सबूत जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई उसको भी एविडेंस माना गया है। डन, क्लैरिटी है। सो दीज आर द मेजर टेक अवेज, लेकिन अगेन वी विल रीड इट इन डिटेल, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ना। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं क्रिमिनल एक्ट्स की। सो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो आपको धर्मशास्त्रस देखने को मिलते हैं। तो धर्मशास्त्रस का बेसिकली मकसद क्या था? यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय प्रोवाइड करना, राइट। क्योंकि अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, जस्टिस एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू है। तभी आपको अपने प्रियम्बल में भी अगर हम गोल्स की बात करते हैं, सबसे पहला गोल जो देखने को मिलता है इट इज जस्टिस, है ना। तो किसी भी सिस्टम में अगर जस्टिस प्रिवेल करेगा तो जितने भी और वर्च्यूज हैं दे वुड फॉलो। सो जस्टिस इज द, आप कह सकते हैं, कोर बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी, राइट। सो अगर किसी सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? जस्टिस डिलीवरी, राइट। सो आप देख सकते हैं धर्मशास्त्र इंक्लूड करते थे। सो आप देख सकते हैं एंशिएंट लीगल टेक्स्ट थे सच एज मनुस्मृति, ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है जस्टिस सिस्टम किसके थ्रू था? धर्मशास्त्र के थ्रू था। ऐसे आपको अर्थशास्त्र कौटिल्य की देखने को मिलती है, वहां पर भी आप कह सकते हैं कि जस्टिस सिस्टम कैसे प्रिवेल करे। पनिशमेंट्स का प्रोविजन था, लॉ एनफोर्समेंट कैसे होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसा होना चाहिए मॉडर्न एम्पायर में। सो इसके लिए भी आपको अर्थशास्त्र देखने को मिलती है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, एंड उसमें भी जस्टिस सिस्टम को कैसे प्रिवेल करवाया जाए उसके बारे में आपको की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने ही हमें आके स्ट्रक्चर दिया है, हमारे स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे। ऐसे ही मिडल इंडिया की बात करते हैं तो आपको इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर काजीज देखने को मिलते थे। सो काजीज बेसिकली क्या करते थे? दे एडजुडिकेटेड द क्रिमिनल केसेस। सो दे वर द एडजुडिकेटिंग। जैसे आज आपको देखने को मिलते हैं जजेस, तो उस टाइम जजेस कौन होते थे? दे वर काजीज, ठीक है जी। सो मुस्लिम, उस टाइम भी कोई ना कोई लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता था जो एक्चुअली में जस्टिस प्रोवाइड करता था। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम लीगल सिंथेसिस, सो आप देख सकते हैं, सो देयर वाज अ सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स अकर्ड इन एरियाज वेयर बोथ कम्युनिटीज को एग्जिस्टेड। अब एज यू नो मुस्लिम्स और हिंदूज इकट्ठे ही रहते थे, तो जहां पर भी इकट्ठे रहते थे वहां पर आपको लीगल सिस्टम कैसा देखने को मिलता था? उनका सिंथेसिस देखने को मिलता था। ज्यादातर आपको उस टाइम देखने को मिलता है कि जो जस्टिस सिस्टम है इट वॉज नॉट एज सेक्युलर जो आज आपको देखने को मिलता है। इट वॉज ऑन प्री डिटर्मिन्ड नोशंस, और वो प्री डिटर्मिन्ड नोशंस क्या थे? रिलीजन,
राइट। सो रिलीजन स्पेसिफिक आपको जस्टिस देखने को मिलता था। सो इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी रहा है, दैट इज इन दी मिडिवल पीरियड। ऐसे कॉलोनियल एरा की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली दे इंट्रोड्यूस्ड द इंग्लिश लॉ, राइट। सो दे इंट्रोड्यूस द इंग्लिश लॉ एंड क्रिएटिंग कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर जस्टिस। सो काजीज या जो आपको रिलीजन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स देखने को मिलते थे, सो उनको हटाया गया और इंग्लिश लॉ को प्रिवेल किया गया और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है रूल ऑफ लॉ। क्या इस्टेब्लिश किया जाता है? रूल ऑफ लॉ, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया जाता है और यहाँ पर कोर्ट्स बनाए जाते हैं जो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही आईपीसी 1860 में इनैक्ट किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि क्राइम क्या है, कैसा क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी और पनिशमेंट कितनी मिलेगी। सो दिस इज आईपीसी। ऐसे आपको सीआरपीसी देखने को मिलता है, तो 1898 में आपको सीआरपीसी देखने को मिलता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा क्रिमिनल जस्टिस का, सो क्रिमिनल जस्टिस कैसे मिलना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एंड सो फोर्थ आपको सीआरपीसी में दिया जाता है, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री जहां से हम कहते हैं कि जो जस्टिस सिस्टम है वो ऐसा नहीं है आज बना है या ब्रिटिशर्स के एरा में बना था, ये हमें एंशिएंट इंडिया में भी देखने को मिलता है, राइट। सो पहले एक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको देखने को मिलता है भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023। सो ये रिप्लेस किसको करता है? आईपीसी को करता है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऑफेंसेस कवर किए गए हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी सच एज असॉल्ट एंड मर्डर, property such as extortion and theft, public order such as unlawful assembly and rioting, public health, safety, decency, morality, religion, सबके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। इवन डिफेमेशन भी आपको देखने को मिलता है एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ना। ये सिंपल आप देख सकते हैं, एक ब्रॉडर व्यू लिया है। देखो आईपीसी में बहुत सी चीज़ें को रिटेन किया है, ऐसा नहीं है कि आईपीसी को बिल्कुल ही नलिफाई कर दिया है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं, जिन चीज़ों से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईपीसी इज वेरी लॉन्ग है ना, हर एक सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर सेक्शंस को सेम रखा है। व्हाट यू नीड टू लर्न, व्हाट यू नीड टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ कि जो चीज़ें नई लाई गई हैं, ठीक है। सो जो भी इंक्लूड किया गया है वो देख लेते हैं। सम चेंजेस इंट्रोड्यूस। सबसे पहले जो सेडिशन है, इट इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। लेकिन सेडिशन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक प्रोविजन ऐड कर दी गई है विच इज सिमिलर इन टर्म्स ऑफ सेडिशन ओनली। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम सॉरी, एक नया ऑफेंस ऐड कर दिया गया है फॉर द एक्ट्स एंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ जो आपको BNS 2 देखने को मिलता है, इट एड्स टेररिज्म एज एन ऑफेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पहले आईपीसी में टेररिज्म आपको नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब टेररिज्म एज एन ऑफेंस को ऐड किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको भी एक नया ऑफेंस ऐड किया गया है। अब ये क्राइम्स क्या होते हैं? जैसे किडनैपिंग है ना, ऐसे एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, ये सारे ही क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। सो इसको भी एक तरह से नया प्रोविजन ऐड किया गया है BNS 2 में ना। मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 5। देखिए, अगर जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो मॉब लिंचिंग एज सच इट वाज नॉट एडेड एनीवेयर, है ना। आईपीसी में आपको नहीं देखने को मिलता है ना। बेसिकली व्हाट दे हैव सेड कि अगर कोई मर्डर एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है और 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी का मर्डर करते हैं, तो उसके लिए मॉब लिंचिंग एज अ वर्ड नहीं है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि अगर मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर किया जाता है तो वो भी एक, आप देख सकते हैं, पनिशमेंट उसके लिए आपको देखने को मिलती है। नया प्रोविजन ऐड किया गया है, राइट। सो पर्सन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी मार्कर्स सच एज कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ विल बी एन ऑफेंस। सो ये ऑफेंस होगा विद द पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ डेथ, राइट। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर मॉब लिंचिंग का आपको क्राइटेरिया देखने को मिलता है। दो द वर्ड मॉब लिंचिंग इज नोवेयर रिटन, व्हाट इज इट इज रिटन कि अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी का मर्डर करते हैं, सो मॉब लिंचिंग का भी एक्ट आपको देखने को, प्रोविजन देखने को मिलता है। सो क्या क्या ऐड किया गया? नंबर 1, सेडिशन नहीं है, बट नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर ग्रुप क्या करता है, सेडिशन, सेसेशन की बात करता है, या फिर किसी भी एक्ट से यूनिटी, इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को हर्ट करता है, तो उस पर चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो सेडिशन वर्ड को हटा दिया है, बट एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया है। दूसरा जो है, यहाँ पर टेररिज्म को एज एन ऑफेंस माना गया है। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऐड किया गया है। और चौथा आपको देखने को मिलता है मर्डर बाय ग्रुप, और आप याद रख सकते हैं मॉब लिंचिंग की बात की गई है,
राइट. सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस. नाउ आप देख सकते हैं की चेंजेस अगर हम बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी. सो आप देख सकते हैं सच एज मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. सो ये सब क्रिमिनलाइज किया गया है. नाउ जो BNS 2 है इट रिटेन्स दीज प्रोविजंस. इट एड्स न्यू ऑफेंसेस सच एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. सो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो IPC criminalizes act such as rape, voyeurism, stalking and insulting the modesty of women. So इसको criminalize किया गया है. Very important, right? तो जो भी sexual offenses against women है उनको criminal acts माना गया है. Now it increases the threshold of the victim to be classified as a major in the case of gang rapes from 16 to 18 years. So basically यहाँ पर एज बार बढ़ा दी गई है, 16 to 18 years कर दिया गया. And it also criminalizes, now this is important, ये criminalize करता है sexual intercourse with the women by deceitful means. So अगर धोखे से आप यहाँ पर sexual intercourse करते हैं किसी women के साथ तो उसको भी एक criminal act माना गया है. Very important. This is also added. Again prelims के लिए important हो जाता है. Now sedition, as you know, sedition को remove कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नया provision add कर दिया गया है. So exciting or attempting to excite secession, armed rebellion or subversive activities. Number 2, encouraging feelings of separatist activities. So अगर यहाँ पर separatist activities भी आपको देखने को मिलती हैं तो वो उसके लिए भी provision बनाया गया है और उसको criminalize किया गया है. Endangering the sovereignty or unity and integrity of India. So these offenses may involve the exchange of words, ये भी important है, exchange of words, signs, electronic communication or the use of financial means. So even अगर आप फंड कर रहे हैं कि ओके जाके प्रोटेस्ट करो और यहाँ पर एक सेपरेट कंट्री अपना मांगो, तो इवन इफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रही है तो आप पे क्रिमिनल चार्ज लगाया जा सकता है. ठीक है, तो सेडिशन एज अ वर्ड हैज बीन रिमूव्ड बट अ न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड. राइट, ओके. सो दिस इज सेडिशन. टेररिज्म, एज यू नो, सो बेसिकली यहाँ पर टेररिज्म को क्रिमिनलाइज किया गया है. सो टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया है वो पढ़ लेते हैं. थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, स्ट्राइक टेरर इन द पीपल, punishment for attempting or committing terrorism which includes death or life imprisonment. This is important. So basically यहाँ पर death punishment भी दी गई है जो भी terrorist activities करेगा. Right? So imprisonment between 5 years and life and a fine. Right? So these are some of the provisions and the definition of terrorism. ऐसी organized crime भी आपको देखने को मिलता है. So basically यहाँ पर भी क्या किया गया है, organized crime को define किया गया है which includes kidnapping, extortion, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, साइबर क्राइम्स. तो ये सारे ही किस में आए हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आए हैं. तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको पनिशमेंट कैसी देखने को मिलती है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, सो डेथ पनिशमेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए हो सकती है. ऐसे ही इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड अ फाइन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज. सो फाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया क्योंकि अगर आप IPC पुराना IPC पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइन जनरली इट वेरीड फ्रॉम 2000 to 5000, दैट्स इट. लेकिन अब आप देखोगे फाइन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है एंड इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फाइन का जो बार है वो काफ़ी ज़्यादा रेज कर दिया गया है. तो फाइन कितना है, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़. राइट, सो दीज आर दी पनिशमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. मॉब लिंचिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, मॉब लिंचिंग एज अ वर्ड इज नोवेयर देयर, बट यहाँ पर लिखा गया है कि मर्डर बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर. राइट, सो आप देख सकते हैं इट एड्स मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय 5 और मोर पीपल ऑन दी स्पेसिफाइड ग्राउंड्स. सो कौन कौन से ग्राउंड्स, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ. सो ये याद रखना है, पर्सनल बिलीफ भी. राइट, सो यहाँ पर जो रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, इट कन्फर्म्स टू सम ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि भाई अगर मॉब लिंचिंग का कोई केस आता है, प्रॉब्लम क्या होती है जस्टिस प्रोवाइड करने में, वी डू नॉट हैव एनी लॉ. उसको कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं किया गया, जब तक कोई लॉ नहीं बना है, तब तक जस्टिस प्रोवाइड करना जजेस के लिए भी एक तरह से बहुत टीडियस टास्क हो जाता है. सो इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में भी कहा गया था कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग से या तो लॉ बनाओ या तो एक्ट बनाओ या फिर उसको डिफाइन किया जाए. तो बेसिकली BNS 2 में आपको देखने को मिलता है अब मॉब लिंचिंग का आपको एक इफेक्ट देखने को मिलता है. राइट, नाउ इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर ओमिट किया गया है अडल्ट्री 2.
सो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आपको देखने को मिलती है. सो डीक्रिमिनलाइज किया गया था अडल्ट्री को. सो बेसिकली यहाँ पर उसको मान्यता दी गई है. तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उसको मान्यता दी गई है, राइट. सो एज एन ऑफेंस एंड एडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वन ऑफ द पेनल्टीज इन एडिशन टू डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर. सो मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर है तो वहाँ पर भी आपको डेथ पेनल्टी देखने को मिलती है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चेंजेस किए गए हैं. क्लैरिटी है. ओके, नाउ अगर हम इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले एज स्पेसिफिकेशंस. ना बेसिकली आप देख सकते हो जो एज है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इट इज रिटेन्ड एट 7 years. इट एक्सटेंड्स टू 12 years डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द अक्यूज्ड. सो दिस में कॉन्ट्रीब्यूट रिकमेंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस. सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस बार बार ये कहती हैं कि बेसिकली जब हम एज को डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट को जनरली हम क्या मानते हैं कि 18 साल से अबव जो इंसान है उसको अडल्ट माना जाएगा, और 18 साल से जो छोटा है उसको क्या माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा, राइट. लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसमें जो एज बार है वो बहुत डिफरेंट है. सो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो बार बार ये कहती हैं कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए. सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी ये कहती हैं कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए. उससे क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, राइट. लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है. सो इट डिफाइंस द चाइल्ड टू मीन अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18. However, for several offences, बहुत सारे offences ऐसे देखने को मिलेंगे, the age threshold of the victim for offences against children is not 18, है ना. तो यूनिफॉर्म नहीं किया गया है, इसको यूनिवर्सलाइज नहीं किया गया. सो दिस इज वन इशू. नेक्स्ट दूसरा इशू है ओवरलैप विद स्पेशल लॉज. अब बहुत सारे लॉज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ पनिशमेंट्स दी जाती हैं. अब ओवरलैपिंग से क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको आईपीसी में भी देखने को मिलता है सेक्शन और दूसरे एक्ट में भी देखने को मिलता है. अगेन अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आती है, कोर्ट के पास क्या प्रॉब्लम आती है, अब जज किस से डिसाइड करे, आईपीसी से डिसाइड करे या फिर दूसरे लॉ से डिसाइड करे. तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे एक्ट से. सो जैसे आपको देखने को मिलता है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट. सो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो एक्चुअली में ओवरलैप कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो एन इशू क्योंकि यहाँ पर जस्टिस अगेन डिले हो जाता है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है लॉ इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसको इसने रिप्लेस किया है सीआरपीसी ऑफ 1973. सो अब यहाँ पर क्या की प्रोविजंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं. यहाँ पर आपको मैंडेट किया गया है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years और अबव. सो अगर कोई ऐसा क्राइम किया गया है जिसमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल या 7 साल से अबव है, वहां पर मैंडेटरी है कि आपको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी. दैट इज वाई रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी था कि हमारे इंडिया में क्योंकि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब्स ही नहीं है. अगर लैब्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवा पाएंगे. सो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन 7 साल से अबव के जो भी क्राइम्स हैं जिसमें पनिशमेंट आपको 7 साल से अबव देखने को मिलती है, उसके लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो जाती है. यहाँ पर आपको लोगों को स्किल भी करना पड़ेगा कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है. यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इज वाई रिसेंटली आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रही है, जिसमें फंडिंग भी प्रोवाइड की गई है जिससे कि हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस की लैब्स, लैबोरेटरीज बना सकें, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है. मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, करना ही करना है, राइट. सो आप सीआईडी में देखते थे, अगर आपने छोटे होते सीआईडी देखा हो तो जो भी जैसे फॉर एग्जांपल जो भी क्राइम सीन होता था वहाँ का ब्लड सैंपल लिया जाता था, वहाँ पर जो हेयर सैंपल्स थे वो लिए जाते थे, फिर उसकी क्या करवाई जाती थी, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. सो इसीलिए यहाँ पर मैंडेटरी है, अगर कोई क्राइम करा गया है और उसकी पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से अबव है तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी, राइट. ओके. सो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्राइम सीन को विजिट करेंगे और वहाँ से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, राइट. सो जितने भी ट्रायल्स हैं, इंक्वायरीज हैं या प्रोसीडिंग्स हैं, दे मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो अगर कोई ट्रायल है या जो भी इंक्वायरीज हैं उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एज यू नो डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो अब यहाँ पर कोशिश की गई है इसको स्मूथ बनाने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं. Now, if a proclaimed offender has absconded or evaded the trial and there is no immediate prospect of arresting him, the trial can be conducted and judgment pronounced in his absence. Now, this is important. अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम किया गया है, अब उसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है तो पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट कर लेती है, बाकी 2 फरार हैं, मतलब एब्सकॉन्ड कर गए हैं, चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे.
और ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर वो मिलेंगे भी नहीं। तो उससे क्या है कि जजमेंट ना रुक जाती थी। अब क्या होता था कि पहले सब इकट्ठे होंगे, फिर ट्रायल किया जाएगा, फिर यहाँ पर कोर्ट जो है डिसीजन देगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर कोई एब्सकॉन्ड कर रहा है तो यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, आप जजमेंट दे दीजिए। नहीं तो अंडर ट्रायल्स होते थे। अंडर ट्रायल्स का मतलब क्या, ट्रायल चलता है, यहाँ पर कन्विक्शन रेट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप है उसमें से एक बंदा फरार है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि यू गो एंड प्रोसीड विद द जस्टिस सिस्टम। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है अगर कोई इंसान यहाँ पर एब्सकॉन्ड कर गया है। राइट, नेक्स्ट, along with specimen signatures or handwriting, finger impressions, voice samples may be collected for investigation. Now this is important. यहाँ पर handwriting और finger impressions तो आपको देखने को मिलते हैं, अब यहाँ पर voice samples भी लिए जाएंगे, so investigation उनके थ्रू भी की जा सकती है। Right? So samples may be taken from a person who has not been arrested. So अगर कोई अरेस्ट नहीं भी हुआ है तो अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए, वॉइस सैम्पल्स चाहिए, तो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, सो दीज आर द की मेन चेंजेस। देखो सीआरपीसी में बहुत कुछ सेम ही रखा गया है, लेकिन जहाँ जहाँ चेंजेस हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मेन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, यहाँ पर जो चेंज किया गया है, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी आर इंटैक्ट, बट जो की चेंजेस हैं दैट वी विल रीड। सो एज पर सीआरपीसी, इफ एन एक्यूज्ड हैज स्पेंट half of the maximum period of imprisonment in detention, he must be released on personal bond. This does not apply to offences punishable by death. Now this is important. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 years है। कितनी है? 3 years। ना जब तक ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन नहीं हुई, लेकिन वो बंदा अरेस्ट में है, वो जुडिशियल कस्टडी में बैठा है, और 3 साल उसकी वैसे पनिशमेंट थी, जो क्राइम किया गया था 3 साल उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। अब क्या हुआ है, अंडर ट्रायल ही 1.5 साल वो जेल में ही बिता चुका है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, जजमेंट नहीं हुई। तो अब क्या कहा गया है कि अगर ऐसा है, अगर कोई 3 साल की पनिशमेंट, कोई क्राइम किया है, उसकी पनिशमेंट ही 3 साल की है, और वो 1.5 साल अंडर ट्रायल मतलब जब ट्रायल चल रहा है तभी वो जेल में बिता चुका है, तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है, आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अंडर ट्रायल्स देखने को मिलते हैं, और देखने को मिलता है जब जजमेंट आती है एविडेंस ही नहीं है। जब एविडेंस नहीं है तो उसको क्या करवाना पड़ता है, अक्विट। अक्विट का मतलब है उसको बाइज्जत बरी करना पड़ता है। लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसने तो 1.5 साल जेल में बिता लिए ना, चाहे उसका कोई दोष था चाहे नहीं था। तो इसीलिए उसको ये बोला गया है कि जो अंडर ट्रायल्स का इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कहा गया है कि अगर वो हाफ ऑफ द पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट होगी उसकी हाफ ऑफ द पनिशमेंट अगर वो भुगत चुका है, तो यहाँ पर क्या करना है, उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज कर दिया जाता है। बट ये वाले जो केसेस हैं, ये वाला जो केस है, जो भी ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल बाय डेथ, अगर डेथ पनिशमेंट उसको मिल सकती है तो ये लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, अब मर्डर में क्या है, डेथ पनिशमेंट हो सकती है ना, तो नहीं रिलीज किया जाएगा, तब रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्राइम किया है जिसमें डेथ पनिशमेंट है तो नहीं क्राइम किया जाएगा। राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ओके। नाउ the PNSS 2 adds that this provision will also not apply to offences punishable by life imprisonment and persons against whom proceedings are pending in more than one offence. तो basically किस किस पे applicable नहीं है वो यहाँ पर exceptions दे रखी हैं। Medical examination. Now this is important. Now CRPC allows medical examination of the accused in certain cases, including rape cases. Such examinations is done by a registered medical practitioner at the request of at least a sub-inspector level police officer. So PNSS 2 provides that any police officer can request such an examination. Now this is important. अगर examination करवाना है, medical examination कराना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाएगा। ठीक है, आप बहुत बारी देखोगे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए नहीं जाते क्योंकि बीच में ही करप्शन हो जाती है। राइट, सो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बोल देता है कि हाँ जी इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। राइट, सो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, अगर कोई भी क्राइम 7 साल से ऊपर की सजा देता है
तो यहाँ पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होगी, मैंडेटरी बनाई गई है, राइट। सो इन सच केसेस फोरेंसिक एक्सपर्ट्स विल विजिट द क्राइम सीन to collect forensic evidence and record the process on mobile phone or any other electronic device. So यहाँ पर भी जो भी evidences हैं, हर चीज़ electronic documentation होगी। उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो corruption के charges हैं, corruption के chances हैं, वो कम हो जाएंगे, right? Okay. Now, if a state does not have forensic facility, it shall utilize such a facility in another state. For example, एक state में forensic facility ही नहीं है। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपी में कोई क्राइम हुआ है, अगर यूपी में कोई फैसिलिटी ही नहीं है, मुंबई में है, तो भाई मुंबई जाओ, ठीक है, अपने सैंपल्स कलेक्ट करो, मुंबई जाओ, वहाँ की फैसिलिटी से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी दैट वुड बी सबमिटेड टू द जज, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्राइम 7 साल या 7 साल से अबव है तो आपको यहाँ पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशंस के साथ साथ यहाँ पर वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो इट अलाउज दी सैंपल्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड। अगर अरेस्ट नहीं भी हुआ है तब भी उससे यहाँ पर जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके वॉइस सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा सकते हैं। डन। सो टाइमलाइंस की अगर बात करते हैं प्रोसीजर्स की, तो आप देख सकते हैं it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigation officer within 7 days. Now this is important कि अगर कोई भी रेप विक्टिम है, अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है, भाई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट विदिन 7 डेज आपको देनी ही देनी है, आप डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गिविंग जजमेंट विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जब आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके 30 दिन के बाद आप जज को कहा गया है कि भाई आप यहाँ पर अपनी जजमेंट दो, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर जो भी प्रोग्रेस हुआ है, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, वो किसको बताना जरूरी है, वो विक्टिम को बताना जरूरी है। Framing of charges by a sessions court within 60 days from the first hearing on such charges. अब framing of charges, देखो framing of charges is important क्योंकि जब चार्जशीट दी जाती है तो चार्जशीट के बाद यहाँ पर देखा जाता है कि भाई किस किस के अगेंस्ट FIR है, कौन कौन से क्राइम्स हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रेम करने हैं चार्जेस कि भाई कौन सा सेक्शन इसके ऊपर लगा है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेशंस कोर्ट है, क्योंकि सेशंस कोर्ट ही क्रिमिनल चार्जेस देखता है, क्रिमिनल ऑफेंसेस देखता है, तो यहाँ पर सेशन कोर्ट को कहा गया है कि भाई आपको फ्रेम करने हैं चार्जेस जल्दी से जल्दी, और वो जल्दी से जल्दी कितना है, 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर आपको चार्जेस को फ्रेम कर देना है, जिससे जस्टिस सिस्टम को आप स्पीडियर कर पाएं, राइट। सो दीज आर दी टाइमलाइंस। हायाकी की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हायाकी देखने को मिलती है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ऐसे ही सेशंस कोर्ट आपको देखने को मिलता है विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द सेशंस जज एंड हियर अपील्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एज यू नो। तो हायाकी आपको यही देखने को मिलती है, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो CRPC empowers the state government to notify any city or town with a population of more than 1 million as a metropolitan area. Such areas have metropolitan magistrates. So ये जो classification है metropolitan areas और metropolitan magistrates की, इसको remove कर दिया गया है। Very important. This is important. यहाँ पर जो BNSS 2 है, वहाँ पर जो metropolitan areas हैं और metropolitan magistrates जो आपको देखने को मिलते हैं, ये जो designation थी, इसको remove कर दिया गया है। हालांकि यही रहेगी, magistrates court, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्लैरिटी है। सो दिस आर दी हायरार्की। नाउ व्हाट आर दी इश्यूज? सो आप देख सकते हैं द पावर ऑफ द पुलिस में बी एक्सपैंडेड। अब जो पावर्स हैं यहाँ पर पुलिस की, उसको से एक्सपैंड किया जाएगा, एंड पुलिस बीइंग द इंटरमीडिएरी, वहाँ पर करप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा इशू ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि पावर्स जो पुलिस की हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट, BNSS 2 amends the provisions relating to detention, police custody and use of handcuffs which may present some issues. So basically आप देख सकते हैं कुछ amendments की गई हैं, यहाँ पर issues हो सकते हैं। It allows to 15 days of police custody. So basically यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस custody को increase किया गया है, which can be authorized in the parts during the initial 40 to 60 days of the 60 to 90 day period of judicial custody. So basically पहले क्या होता था कि पुलिस कस्टडी में कम रखा जाता था, उसके बाद उस कॉन्विक्ट को, बेसिकली कॉन्विक्ट नहीं होता, अंडर ट्रायल होता था, अंडर ट्रायल को कहाँ पर भेज दिया जाता था, दैट इज इन दी जुडिशियल कस्टडी। लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोविजन ऑफ पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है ना, दैट इज एन इशू। क्योंकि आप देखोगे जिनको भी पुलिस कस्टडी में रखा जाता है
तो आपको यहाँ पर चांसेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर पुलिस टॉर्चर किया जा सकता है, ठीक है। सो इसलिए ये भी एक इशू आपको देखने को मिलता है। The Supreme Court has also issued various guidelines to prevent such arbitrary exercise of police powers. So वही पुलिस, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पुलिस के पास पावर्स हैं उसको कम किया जाए, लेकिन जो BNSS 2 है यहाँ पर पुलिस की पावर्स को एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज द इशू, ठीक है। तो ये भी इशू आपको देखने को मिलता है। ऐसी राइट्स ऑफ एक्यूज्ड की अगर बात करते हैं, सो पावर टू अटैच प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डज नॉट हैव सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन दी PMLA। सो बेसिकली यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रही है। सो एक तरह से क्या है, damage to your private property, right? So that is why ये एक issue है। It denies this facility to anyone facing multiple charges. As many cases involving charges under multiple sections, this may limit such bail, right? So the use of handcuffs is permitted. Now this is also issue क्योंकि बहुत सारी आपको कमीशंस वगैरह देखने को मिली हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि जो हैंडकफ्स हैं उसको परमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमिट किया गया है, ठीक है। तो यूज ऑफ हैंडकफ्स इज परमिटेड इन अ रेंज ऑफ केसेस व्हिच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, कॉन्ट्रडिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर हैंडकफ्स भी आपको देखने को मिला। सो बेसिकली राइट्स ऑफ एक्यूज्ड को डैमेज किया गया है। ऐसी अगर हम इश्यूज की बात करते हैं तो प्रिजन कंजेशन, restricting bail and limiting the scope for plea bargaining could deter decongesting of the prisons. ना बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, prisons भर रखे हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, जो प्ली बार्गेनिंग है उसको रिड्यूस किया गया। अब अगर ऐसा किया जाएगा तो भाई हम तो चाहते हैं डीकंजेस्ट हो, लेकिन ये तो कंजेशन कर देगा और भी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इशू। सो रिकमेंडेशंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। सो आप देख सकते हैं recommendations of high level committees on charges of CRPC such as reforms in sentencing guidelines and codifying rights of the accused have not been incorporated. So बार बार यहाँ पर committees commissions ने कहा है कि यहाँ पर आपको codify करने चाहिए rights of the accused. So rights जो हैं accused जो है, क्योंकि being a human being उनको भी यहाँ पर rights मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ incorporate नहीं किया गया है। सो ये भी क्या इशू एग्जिस्ट करता है BNSS 2 में। डन, क्लैरिटी है। नेक्स्ट लास्ट लॉ आपको देखने को मिलता है विच इज साक्ष्य बिल। ना साक्ष्य के मतलब क्या होता है, एविडेंस होता है। अब इसमें क्या क्या नए चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ना, बेसिकली जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना वो दो तरीके के एविडेंस मानता है, एक डॉक्यूमेंट्री और एक ओरल। अब क्या किया गया है, नया ऐड किया गया है और वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी ऐड किया गया है, उसको भी एक एविडेंस माना जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को क्या माना गया, प्राइमरी एविडेंस। पहले क्या माना जाता था, सेकेंडरी एविडेंस, अब वो प्राइमरी एविडेंस बन चुका है, राइट। अब इसका इशू भी है क्योंकि आप मॉर्फ कर सकते हो, आजकल आपको AI इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उसको मॉर्फ कर सकते हो, है ना। तो AI की एप्लीकेशन से ये एक तरह से खतरा भी है, अच्छी बात भी है लेकिन खतरा भी है, राइट। सो आप देख सकते हैं ये इसको प्राइमरी एविडेंस माना गया है। नाउ इट एक्सपैंड्स सेकेंडरी एविडेंस to include oral and written admissions and testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. So basically document verification करवाई जाती है, as you know। अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिविल केस चल रहा है ना, जब सिविल केस चल रहा होता है तो सिग्नेचर्स वगैरह वेरीफाई करवाए जाते हैं कि भाई आपके ही सिग्नेचर्स है, किसी और के तो नहीं है ना। तो यहाँ पर जो पर्सन्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं एडवांटेज दी गई है, राइट। सो दिस इज भारतीय साक्ष्य बिल। नाउ की चेंजेस क्या हैं, तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो अंडर द IEA अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स राइटिंग्स, मैप्स एंड कैरिकेचर्स। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसको प्राइमरी एविडेंस माना गया है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी एविडेंस कंटेन्स डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल अकाउंट्स दैट कैन प्रूव द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, राइट। सो दिस ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको रिटेन किया गया है ना। ओरल एविडेंस की बात करते हैं तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, ओरल एविडेंस इंक्लूड्स स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द कोर्ट्स बाय विटनेसेस अबाउट अ फैक्ट अंडर एन इंक्वायरी। ना जो BSP 2 है वो बेसिकली क्या करता है, इट अलाउज ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ओरल एविडेंस बेसिकली क्या था कि भाई आपको कोर्ट में जाना पड़ता था। अब आपने मूवीज में देखा होगा, अब क्या होता है कि विटनेस को प्रोवाइड किया जाता है, लेके जाया जाता है कोर्ट में और बीच रास्ते में ही उसका मर्डर करवा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है उसको कि भाई वो एविडेंस जाके कोर्ट के सामने ना दे पाए। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, आने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, अपने ओरल एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हो। तो दिस इज अ गुड थिंग, यहाँ पर चेंज किया गया है।
This would permit witnesses, accused persons and the victims to testify through electronic means. Next, admissibility of electronic और digital records as evidence. As I've told you, यहाँ पर आपको electronic records admit करवाए जाएंगे as a primary evidence. ठीक है, so आप देख सकते हैं, it includes information electronic records. Such information may have been stored or processed by a combination. So paper records के अलावा आपको यहाँ पर electronic records भी देखने को मिलते हैं. ऐसे ही सेकेंडरी एविडेंस की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी एविडेंसेस जो हैं, जैसे आपको ओरल एंड रिटन एडमिशंस देखने को मिलती है और टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन, इनको सेकेंडरी एविडेंस माना गया है और बेसिकली इसको चेंज नहीं किया गया. बीएनएसएस में यही है. ठीक है, ऐसे ही जॉइंट ट्रायल्स. नाउ जॉइंट ट्रायल्स एज द नेम सजेस्ट, सो अ जॉइंट ट्रायल रेफर्स टू द ट्रायल ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस. सो बेसिकली मान लीजिए दो इंसान हैं, सेम ही ऑफेंस किया है उन्होंने, तो उनका जॉइंट ट्रायल करवा दिया जाएगा. सो आईईए में आपको देखने को मिलता था. अब आईईए स्टेट क्या करता है, इंडियन एविडेंस क्या स्टेट करता था, इफ अ कन्फेक्शन made by one of the accused which also affects the other accused is proven, it will be treated as a confession against both. So ऐसे ही यहाँ पर ऐड किया गया है. क्या ऐड किया है? An explanation to this provision has been added. It states that a trial of multiple persons, जब multiple persons का trial चल रहा है, where an accused has absconded, अब जो accused है वो abscond कर गया, भाग गया, ठीक है, और has not responded to an arrest, अरेस्ट वारंट लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो बेसिकली उन्होंने बोला है इट विल बी ट्रीटेड एज अ जॉइंट ट्रायल, उसको जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा. तो अगर 4 बंदों ने कोई क्राइम किया है, अब वो 4 बंदों में से 3 बंदे तो मिल गए हैं लेकिन एक बंदा फरार है, तो उसको भी जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा अगर वो फरार भी है. अब उसके लिए वेट नहीं की जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जस्टिस सिस्टम को स्पीडियर करने की बात की गई है. Right? So these are, now what are the issues? So admissibility of electronic records are evidence. As I've told you, ये अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है. क्यों? क्योंकि इसको मॉर्फ किया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इतने ज़्यादा आपको एक्टिव देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. सो आप देख सकते हैं, मे बी टेम्पर्ड विद, टेम्परिंग करी जा सकती है उसकी. ठीक है, सो इसलिए ये एक इशू है. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, the fact discovered due to information received from an accused in police custody may be provable, so it retains the provision. And law commission की जो recommendations है to remove this distinction, basically law commission ने यहाँ पर ये बोला था कि इसको remove किया जाए लेकिन इसको retain किया गया है अभी भी, इसीलिए भी ये issue है. Right? So what can be the conclusion? So basically देखो, ऐसा नहीं है कि criminal laws जो हमने चेंज किए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज लाए हैं, ये नहीं लाने चाहिए, क्योंकि एज द टाइम चेंजेस इट नीड्स टू बी इवॉल्व. हर चीज़ इवॉल्व होनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है. जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे को लॉज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. व्हाट वी कैन डू, जहाँ जहाँ पर लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको प्लग इन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के लिए जस्टिस सिस्टम एक बहुत ही क्रूशियल सिस्टम कहलाता है. राइट? जब तक जस्टिस प्रिवेल नहीं है तब तक आप कोई भी वर्च्यू को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो जस्टिस सिस्टम्स नीड टू बी एक्सपीडियंट, वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको हम प्लग इन कर सकते हैं. तो इट इज़ इन अ वे, एक तरह से हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं उन फ्लॉज को हम प्लग इन कर सकते हैं. राइट ना, क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप एक मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो क्वेश्चन सुन लीजिए. डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी. सो डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज आउटलाइंड इन भारतीय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल एंड भारतीय साक्ष्य बिल ऑफ 2023. हाईलाइट द पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड कंसर्न्स विच आर एसोसिएटेड विद इट. राइट? सो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज न्यू क्रिमिनल लॉज. राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.